हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्जाम हाउस में। सुबह से मैं ये देख रहा हूँ कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी अंडर स्कोर स्कैम। और ये सच में एक स्कैम है, क्यों ना कहें कि एक स्कैम है। और इससे पहले भी तो स्कैम हुए हैं। अभी आप देख लो दिसंबर 2021 में यूपीएसआई का मतलब विभाग ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उसमें धांधली हुई है, जबकि 100% प्रूफ तक है कि हाँ धांधली हुई है, लेकिन विभाग मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, मत मानो। अब बच्चे तब तो शांत थे। अब जिन्होंने एसआई का भी फॉर्म भरा था, यूपीएसआई का फॉर्म भरा था, तो उन्हें थोड़ा सा उम्मीद थी कि चलो ठीक है आरआरबी एनटीपीसी में तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी में भी स्कैम हो गया है। मतलब अगर तुम खामोश हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुम खामोश हो। तो खामोश मत रहो, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उसे प्राप्त करने के लिए लड़ो। ये तुम्हें करना होगा। आज हम आपको दिखाते हैं। मैं सुबह से वॉच कर रहा था ट्विटर पे, तो ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर स्कोर स्कैम ये टॉप ट्रेंडिंग था। अभी ये 4th नंबर पे, मैं भी कि ये भगवान कर ये 1st नंबर पे चला भी गया होगा और काफ़ी अच्छा ये ट्रेंड कर रहा था। और उम्मीद ये आगे भी करता रहेगा। अगर आप जैसे स्टूडेंट्स इसको करते रहेंगे तो ये ट्रेंड भी करता रहेगा। और वो जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगता है, और सुबह सुबह या फिर उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने सब कुछ सही किया है। ठीक वैसे ही जैसे कि यूपीएसआई में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आप इवेलुएट करो चीज़ों को। यूपीएसआई में भी स्कैम हुआ, यूपीएसआई में भी धांधली हुई। ठीक है, उसके बाद से बच्चे शांत रहे। थोड़ा बहुत हल्ला उल्ला हुआ, लेकिन बच्चे कुछ दिनों बाद शांत हो गए। अब क्या हुआ, अब आपको आरआरबी में भी वही चीज़ सुनने को मिल रही है। यूपीएसआई में भी आपको एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया, क्या कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं है, बस मामला खत्म। और आरआरबी एनटीपीसी में क्या बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सब कुछ वैधानिक तरीके से किया है जिस प्रकार से उन्होंने नोटिफिकेशन में जारी किया था। ये उनका कहने का मतलब है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल है। चलो मान लेते हैं कि लेवल 2 से लेवल 6 तक लिख लेते हैं। यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। इन्होंने क्या किया है, इसमें से मान लो एक एक स्टूडेंट, अभी हम सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट मतलब एक ही बंदे को, एक लड़के को उन्होंने चारों में सेलेक्ट किया है। एक लड़के को चलो मान लेते हैं इस लड़के का नाम ए से है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ए को चारों में सेलेक्ट कर लिया है। ये सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने एक लड़के को चारों में सेलेक्ट कर लिया है, किसमें, सीबीटी 1 का जब इन्होंने रिजल्ट दिया। ठीक है, सीबीटी 1 में। अब ये सीबीटी 2 में क्या करेंगे, इस 5 में से, मतलब ये जो 5 पोस्टों के लिए इसने अप्लाई किया था और ये पांचों में एलिजिबल हो गया है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट मिलेगी। मतलब कि बाकी की जो 4 वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं उसका क्या होगा, ये बात रेलवे आपको कभी नहीं बताएगी, कभी नहीं बताएगी, कभी नहीं बताएगी। और वो जो बात कर रहे हैं 10% की, 20% की, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। 10%, अब 10% क्या, यहाँ पे तो 5 हैं, अब यहाँ पे 5 के 5 एक ही लड़के को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये हो गया 5 है। अब यहाँ पे तुम 10% निकाल लो, तुम 10% का 20% निकालो, कम से कम कई लाख लड़के तो ऐसे भी बाहर हो जाएंगे। देखो मेरे कहने का सिंपल से यही मतलब है, एटलीस्ट आप अगर एक लड़के को सेलेक्ट कर रहे हो, चलो 5 लेवल में सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसको आप फाइनली जो सेलेक्ट करेंगे ना, वो सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए करेंगे। तो बाकी जो 4 पोस्टें खाली होंगी उनमें तो किसी को मौका दो ना, उसमें तो आप किसी को मौका दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और ये वैधानिक तरीके से आपने जो नोटिफिकेशन में दिया था, अगर आप 20% या 10% भी अगर क्राइटेरिया के साथ सेलेक्ट करेंगे तो भी ये जो 4 पोस्ट है ना, ये फील्ड देखो हो ही जाएंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा एकदम नहीं किया है, उन्होंने पूरी तरीके से चीटिंग किया है। और ये चीटिंग किया है सिर्फ ऐसे नहीं, हवा में नहीं किया है, इसका एक देखो पॉलिटिकल रीजन भी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि पॉलिटिकल रीजन क्या है। इसका एक पॉलिटिकल रीजन है, रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। लोकसभा का चुनाव होगा, 1-2 सालों में लोकसभा का चुनाव होगा।
ठीक है। जब लोकसभा का चुनाव होगा मतलब समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होगा, और जो रेलवे की वैकेंसी होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, उनको वहाँ से उनको सैलरी मिलती है। अब लोकसभा का चुनाव होगा, मान लो कि वो 2023 में होता है, मे भी शायद 23 में हो, ठीक है। अगर 2023 में होता है तो सरकार क्या करेगी कि इस लोकसभा चुनाव से पहले जो भी पद खाली रहेंगे, जो अभी के फिलिप नहीं कर रहे हैं, वो उस वक्त क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन निकालेंगे या फिर किसी भी रूप में फिर वो आपको एक और जॉब का ऑफर दे देंगे। ये इसका पॉलिटिकल रीजन है। यही वजह है कि ये क्या कर रहे हैं कि इस CBT 1 में तो यहाँ पे एक ही लड़के को 5 पोस्ट में काउंट कर रहे हैं, लेकिन CBT 2 में वो क्या करेंगे कि एक को ही काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपका कम से कम 20% तक वो क्या करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, ठीक है। 20% सेग्रीगेशन करेंगे, और जो जॉब पाएंगे वो सिर्फ 10% पाएंगे। मतलब जो 35,000 की वैकेंसी के अप्रोक्स 35,000 की जो वैकेंसी थी, वो इसमें 10 से 15,000 तक का ये फिलअप करेंगे, और बाकी के जो आपके बचेंगे 25, ठीक है, 25 से 20 जो हज़ार की जो वैकेंसी होगी वो आपको ऐसे ही सर्कुलेट करेंगे। नेक्स्ट वाले जब चुनावी इलेक्शन होगा तब करेंगे, इसमें से भी वो कुछ बचा लेंगे, फिर वो नेक्स्ट में करेंगे, फिर वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ये एक साइकिल चलेगा, ये एक साइकिल चलेगा कि पहले 35 को सिलेक्ट करना था, 35 में से वो क्या करेंगे कि सिर्फ 15 को सिलेक्ट करेंगे, उस 15 में से अभी बच गए आपके 20, उस 20 को क्या करेंगे वो नेक्स्ट वाले में डाल देंगे। नेक्स्ट वाला जब चुनाव होगा तो ठीक उससे पहले वैकेंसी निकालेंगे, फिर वो 20 को फिर से उसके लिए फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, फिर एलिजिबिलिटी जो भी होगा वो प्रोसेस करवाएंगे। उस 20 में से भी वो 20 पूरा नहीं करेंगे, उस 20 में से वो 10 को सिर्फ ले लेंगे, और उसके बाद से जब ऐसे 10-15 साल बीत जाएंगे तो फिर से ये वैकेंसी को क्या करेंगे, जैसे अब 10 बच गई, 10 में वो 15 और जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद से 20-25 साल बाद वो बोल देंगे कि भाई 25,000 की वैकेंसी आ गई है, NTPC या फलाना डिमका की, फिर से फॉर्म वो मांगेंगे आपसे। ये एक पॉलिटिकल रीजन है, जो एक उनकी टेक्निक है, वो इसी चीज़ पे वो काम करते हैं। अगर आप इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही झेलते रहेंगे, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा UPSI पे भी पड़ेगा। अगर आप अभी शांत रहे तो UPSI का रिजल्ट अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरीके से अगर कट ऑफ आ गए तो UPSI में भी कम से कम कई हज़ार लोग तो ऐसे भी पत्ता कट जाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से कुछ नहीं करना है, इस प्रोटेस्ट में आपको साथ देना है। मेरी पूरी टीम आपके साथ है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, चाहे आपको जिस तरीके से भी चाहिए होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आपको ये प्रोटेस्ट रुकने नहीं देना, चाहे जिस तरीके से भी आप करना चाहें, चाहे आप उसे ऑनलाइन करना चाहें या फिर आप उसको ऑफलाइन करना चाहें, जैसे भी करना चाहें हम आपके साथ हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये रुक गया तो आप ये समझ लो कि नेक्स्ट आने वाला जो वैकेंसी होगी उसके बाद आएगी, ये एक ट्रेंड बन जाएगा और ये फॉलो ही होता जाएगा, और धीरे धीरे सारी वैकेंसीज इसको या फिर सारे के सारे एग्जाम इसको फॉलोअप करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही गंदी बात है। तो इस चीज़ के विरोध में आपको खड़ा होना है। देखो पहले ज़माने में क्या होता था, आज से 5-10 साल पहले, कि लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है। लेकिन अब तो पता चल रहा है, तो अब आप अपनी आवाज़ उठाइए, ठीक है। आपको अपनी आवाज़ उठानी है और आपको अपने हक के बारे में बात करना है। जो सही है हम उसके बारे में बात करेंगे, जो गलत है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतना हमें करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक वाइक कर देना, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। इसमें हम मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन प्रोटेस्ट में आपको शामिल ज़रूर रहना है। ये मेरी तरफ से एक विनम्र निवेदन है।